नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक एक नई उम्मीद और आप तक एक नई उम्मीद की तरफ से मैं आयुष आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां देखो तहां चुनाव से रिलेटेड ही बातें की जा रही हैं और आज यहां उपस्थित है बीजेपी विधायक और बीजेपी की तरफ से काफ़ी यहाँ पे बीजेपी के समर्थक उपस्थित हैं। हम जानेंगे और इन सभी बीजेपी समर्थकों से जनता की बातों को इन सभी बीजेपी समर्थकों के सामने रखेंगे और जनता की परेशानियों को इनके समक्ष उपस्थित करेंगे और अगर जानेंगे कि क्या जनता बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट है या नहीं। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं इन लोगों से, बीजेपी के कार्यों को भी बताएंगे और विपक्षी दलों के नाकामियों को भी बताएंगे। सर, हम आपका परिचय दर्शकों को बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार है। मैं बिहार के सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ और भाजपा बिहार प्रदेश संगठन में मीडिया संपर्क प्रमुख के दायित्व में हूँ। सर, आप यहाँ बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हैं। बीजेपी के कार्यों को आप जनता के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, तो क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि बीजेपी के कुछ कार्यों को, उल्लेखनीय कार्यों को, बीजेपी ने अपना हाल ही में घोषणा पत्र जारी किया और उसने अनेक। मैं क्या जनता को बताऊं? उत्तर प्रदेश की जनता ही मुझे बताती है कि इस योगी सरकार में किस प्रकार कानून राज का व्यवस्था कायम है। जनता ही बताती है किस प्रकार योगी राज में आजम खान पर, मोहम्मद अतीक पर इस तरह के जो अलगाववादी लोग हैं और जो गरीबों का बटा हुआ ज़मीन को अतिक्रमण करने का काम करते हैं, वो किस प्रकार जेल के अंदर होते हैं। यहाँ की जनता ही मुझे बता रही है कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ लोगों को राशन मिलता है। यहाँ की जनता बता रही है कि 500,000 वर्षों से जिन आतताइयों ने राम के मंदिर को तोड़ करके और अपने सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने का काम किया था, ये 500 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया, किसी शासक ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के एकात्म मानववाद के संस्कार ने 500 वर्षों का खोया हुआ सांस्कृतिक विरासत फिर से भारत और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। यहाँ की जनता ही मुझे बता रही है कि बाबा विश्वनाथ, जिसे अपने वैदिक संस्कृति में, वेदों में, पुरातनों में कहा गया है कि विश्वनाथ का मतलब विश्व का नाथ, उस विश्वनाथ का के भव्यता को देने का काम जो योगी मोदी का सरकार ने किया है, ये यहाँ की जनता बता रही है। फिर भी हाल ही में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और अनेक एजेंडा को जनता के सामने प्रस्तुत किया। फिर भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि उनमें से कुछ उल्लेखनीय कार्यों को आप बताइए कि जनता बीजेपी रूलिंग पार्टी में आने के बाद किन किन कार्यों को पूरा करने का वादा। रोजगार का वादा किया है, कानून शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने का वादा किया है। बीजेपी जब सरकार में आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छा शैक्षणिक माहौल मिलेगा, कानून का राज होगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, महिलाएं, माताएं, बहनें बिना किसी डर के सड़कों पे जाएंगी, अपना काम करेंगी। अगर हम बात करें केंद्रीय गवर्नमेंट, आपने बात किया बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो रोजगार देगी, परंतु 5 साल से तो केंद्र सरकार पर बीजेपी का ही राज है, तो आप इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? अभी भी बहुत से लोग बेरोजगार बने बैठे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे बेरोजगार बैठे हैं। फिर भी योगी सरकार कहती है कि वो बेरोजगार नहीं है बल्कि वो नौकरी के लायक नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नौकरी के लायक नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई बोला होगा। जब से केंद्र में सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी, नीत, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अनेकों नेक योजनाएं पूरे भारत में स्थापित की है। कई फैक्ट्री लगे हैं, मेक इन इंडिया हुआ है, जो हमारे आयुध, सेना के शस्त्र विदेशों से आते थे उनका स्थापना हुआ है। वो फैक्ट्री अब भारत के जवान भारत में बने आयुध से लड़ाई कर सकेंगे, उसमें भी रोजगार मिला है। यहाँ रेल कारखाना बना है, उसमें रोजगार मिला है। और लोकल फॉर वोकल का जो नारा हमने दिया है, जितने भी नागरिक हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, परंतु सभी युवाओं को और सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का जो मैसेज गया है, वह मैसेज आज लोकल फॉर वोकल के रूप में सब जगह काम कर रहा है। सभी जगह स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद हैं, उस उत्पादनों के दृष्टिकोण से लघु उद्योग लगाए जा रहे हैं और सबको आत्मनिर्भरता मिल रहा है। नौकरी का मतलब क्या? नौकरी का मतलब ये है कि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकें।
फिर भी जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वे उस पोस्ट पर नहीं जा पाते हैं। तो ये बेरोजगारी ही तो हुई। बेरोजगारी का मतलब है कि जो इंसान जिस कार्य को करने में सक्षम है उसके लायक वो कार्य को न मिलता। जिस कार्य को करने में सक्षम है उसके लायक कार्यों को न मिलना ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये प्रकृति का नियम है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो जिस काम में योग्य हुए वो अवश्य चुने जाते हैं और अवश्य चुना जाता रहा है। ये किसी भी सरकार बनने से पहले जीव विज्ञान का सिद्धांत है। एक और बात है कि आपने कहा कि स्ट्रगल इज एवरीथिंग। सो जो युवा हैं वो अब दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं पढ़ने के लिए। खासकर जो गरीब युवा हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वे अपना घर बार सब छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए। एक तो वैकेंसी आती है, उसमें भी घोटाला होता है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी राजनेता इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि उन युवाओं को कितनी तकलीफ होती है? बिल्कुल इस बात की संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो और जो नेता बनते हैं, जो पद पाते हैं, उनसे ज़्यादा संवेदनशील किसी पार्टी के लोग नहीं होते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ हम काम कर रहे हैं, इसीलिए स्थानीय स्तर पर पूरे देश में लघु उद्योग और छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं कि जो युवा पढ़ लिख के आते हैं वो युवा बेरोजगार न भटके, वो युवा अपने माता पिता के कंधों का सहारा बन सके, वो युवा अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से कर सके। अगर सरकारी भर्तियों में उतने पद नहीं हैं तो उनको अपने पैरों पे खड़ा कराने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी योजना बनाती है और सभी जगह उद्योग स्थापित कराती है। आजकल एक अलग ही परचम भारत में चल रहा है कि सबसे जो आसान तरीका है वो पॉलिटिक्स में घुस के अपना जलवा चमकाने का। बीजेपी जो कैंडिडेट थे हाथा से, उनसे जब पूछा गया एमएलए का फुल फॉर्म तो वे नहीं बता पाए। क्या बीजेपी गवर्नमेंट अपने प्रत्याशियों को इसी प्रकार टिकट देती है जो पूर्ण रूप से अशिक्षित हैं? क्या वे कैसे जनता की सेवा कर पाएंगे? और जो युवा दर बदर चारों तरफ भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, जो शिक्षित हुआ है वो भटक रहे हैं और जो अशिक्षित हैं उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दे दिया जा रहा है, उनसे एमएलए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो वे नहीं बता पा रहे हैं। अब ये मुझे पता तो नहीं है, एमएलए का फुल फॉर्म तो यहाँ की अनपढ़ जनता भी जानती है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मतलब है अपना जनप्रतिनिधि चुनना, विधायक चुनना जो जनता के सुख दुख का साथी। सर आप बता सकते हैं एमएलए का फुल फॉर्म? मैं तो विधानसभा के सभी अनुच्छेदों पर चर्चा कर सकता हूँ, संविधान के सभी अनुच्छेदों पर चर्चा कर सकता हूँ। अच्छी बात है कि जो भी प्रतिनिधि होना चाहिए उसको पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो हमारे यहाँ दूसरे तीसरे कक्षा के बच्चा जानते हैं, तो आप हमसे ये चीज़ क्या पूछ रहे हैं? और महंगाई अपने चरम सीमा पर है। तेल एक पहले 100 रुपये लीटर होता था, अब 185 रुपये लीटर हो गया है। पेट्रोल का दाम अपने चरम सीमा पर है। चारों तरफ महंगाई अपना पैर पसार रही है। खासकर बीजेपी गवर्नमेंट में जिस तरह से महंगाई जो है अपनी उच्च सीमा पर पहुंची हुई है। इस महंगाई को परास्त करने के लिए जो 2 कट्ठा खेत पटाने में 20 रुपये लीटर का डीजल लगता था, उस 2 कट्ठा खेत का हम 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खेतों तक विद्युत का संचरण का विस्तार करके और 80 पैसे में 2 कट्ठा खेत के पटवन का काम दे रहे हैं। इस महंगाई को परास्त करने के लिए लोकल और वोकल का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दे रही है और इस महंगाई को परास्त करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित होकर एक विचारधारा से काम करके और स्थानीय स्तर पर जो हमारे उत्पादन है उसके लिए लघु उद्योग का स्थापना करें। अगर जो भूमिहीन कृषि है, जिनके पास भूमि नहीं है, अगर वे अपने परिवार का कैसे निवारण करेंगे? खासकर तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और बहुत सी समस्याएं उनके पास उत्पन्न हो रही हैं। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, एकात्म मानववाद की अवधारणा वाली पार्टी, जो हमारे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं वो भूखे नहीं रहें, उसके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की है और उसके लिए मुफ्त दवा की व्यवस्था की है। नेहरू सरकार में आज़ादी के बाद देश के अंदर एक एम्स होता था। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी प्रांतों में एम्स की स्थापना की है। आप देखते होंगे आपके प्रांत में भी कितने एम्स बने हैं। जिस एम्स के लिए गांव कस्बों से लोगों को जाने के लिए काफ़ी कठिनाई झेलना पड़ता था, वह एम्स आज आपके दरवाजे पे खड़ा है। जिसके लिए भूखमरी होती थी वह राशन आपके दरवाजे पर वितरण हो रहा है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई दवा के बिना नहीं सोएगा। जिस कोरोना का वैक्सीनेशन का दूसरे देशों में 5,000 रुपये कीमत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करके अपने देश के नागरिकों को मुफ्त उपलब्ध कराया है। और भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जो कोरोना के संक्रमण पर विजय पाया है और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने का काम किया है कि कोरोना पर ऐसे संक्रमण पाया जा सकता है। और भारत जिस प्रकार सदियों से विश्व का गुरु रहा है, हम सभी क्षेत्रों में, विज्ञान का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, राष्ट्रवाद का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भारत हमेशा विश्व का गुरु रहा है। ये इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कोरोना संक्रमण में भी साबित कर दिया। अगर हम बात करें राशन की, तो राशन पहले की गवर्नमेंट में भी मिलता था। और रही बात एक्स्ट्रा राशन देने की, तो ये कोविड की वजह से दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोविड में बहुत से लोग घर बैठ गए हैं, तो राशन खैर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक। आप अभी युवा हैं, आपने अभी अध्ययन नहीं किया है। आप ठीक से अध्ययन करें कि पहले के सरकार में राशन वितरण का जो डाटा होता था, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, उन डाटा को आप अवेलेबल करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जो सरकारें केंद्र में होती थी, उसके कालखंड में जो राशन वितरण होता था, किन किन लोगों को होता था और कितने प्रतिशत होता था, और उन राशनों में 100% लोगों तक पहुंचता था कि नहीं, किसान सम्मान निधि का योजना सीधा किसान के खाते में पहुंचता था या बीच में बिचौलिए खा जाते थे। इसका आप पहले, आपको मैं 3 दिन का वक्त देता हूं, आप उसका अध्ययन करके डाटा कलेक्शन करें और डाटा के साथ हमसे बात करें।